कक्षा 10 समकालीन भारत भूगोल में आज अध्याय 3 है जल संसाधन। उसका पहला भाग है। तो जल संसाधन से पहले बच्चों हम संसाधन पढ़ चुके हैं, यानी कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति यानी कि मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या पूर्ति करने में सहायक है, उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इसी तरह जल भी बच्चों हमारे कहा गया है जल जीवन का आधार है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो जल का प्रयोग हम अपने सुबह और नित्य कर्म से लेकर के खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने और अन्य खेतों में सिंचाई के लिए और उद्योगों को चलाने के लिए, इन सभी चीजों में हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और इस जल के बारे में जब हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, देखिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 3/4 भाग यानी कि 3/4 भाग धरातल में क्या है? जल है। इस जल में इतना जल होने के बावजूद भी बच्चों हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आते ही कई क्षेत्रों में पानी का हाहाकार मच जाता है, यानी कि पानी की बहुत कमी, जल की बहुत कमी महसूस होने लगती है। इतना पानी होने के बाद भी जल का ऐसा कम होना क्यों है? तो हम देखिए हमारा जो इतना 3/4 जल है बच्चों, ये जल के कुल आयतन का 96.5% भाग बच्चों महासागरों में है। जो हमारे महासागर हैं 96.5% जल महासागरों में, और महासागरों का जल लवणीय होता है। लवणीय माने खारा या नमकीन होता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। 96.5% है। ये लवणीय जल इतना अधिक है। यानी कि अगर उदाहरण से समझें, अगर हम माना कुल जल ये 100 लीटर है, ये कुल जल कितना है? 100 लीटर है, और इसमें 96.5 लीटर यानी कि 96.5 लीटर जल जो है कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जा रहा है। आप बचा 2.5 लीटर। ये 2.5 लीटर जल बच्चों अलवणीय जल है। अलवणीय जल माने मीठा जल, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे प्रयोग के लायक है। लेकिन इस मीठे जल में भी यानी कि अलवणीय जल में भी इसका जो 70% भाग है, अगर इस जो शेष जल है इसका हम 70% भाग निकाल दें तो बच्चों ये निकल जाता है लगभग 1.75 लीटर निकलता है, यानी कि 1.25 लीटर जल। ये 1.25 लीटर जल जो है बच्चों, ये बर्फ के रूप में है। और बर्फ के रूप में कहा है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये बर्फ हिमनदों में यानी कि हिमालय में, यानी कि बर्फ के रूप में इन क्षेत्रों में हमारे पास ये 1.25 लीटर जल है। इसका भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बर्फ के रूप में है और जमा है। और बचा आपका 0.75 लीटर यानी कि 1.25 लीटर जिसको हम कहते हैं। 1.25 लीटर जल जो बच्चों 0.75 लीटर जल है, ये जल हमारे उपयोग के लायक है। जो हमारे स्थल में, ये भी स्थल में है लेकिन ये बर्फ के रूप में जमा है, इसका हम प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। स्थल में है और भूमिगत जल, स्थल और भूमिगत माने भूमि के अंदर, इतना मात्र इतना जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें बच्चों, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता में, यानी कि एक वर्ष में एक व्यक्ति को कितना जल उपलब्ध हो रहा है, तो उस क्षेत्र में अगर कुल विश्व के देशों में हम अपनी तुलना करें तो हमारे देश में 133वां स्थान है। विश्व में कुल 133वां, यानी कि बहुत नीचे पायदान पर है। हमारे वहाँ एक व्यक्ति को जल जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, 133वें नंबर पर है हमारा। और एक अनुमान लगाया जा रहा है, अभी हम इतने नीचे हैं कि सन 2025 तक ये जल की और कमी महसूस होगी, यानी कि बहुत सारा क्षेत्र हमारे विश्व के अन्य कई सूखे क्षेत्रों की तरह वहां पर जलाभाव हो जाएगा, इनके जल का बहुत अभाव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जल के स्रोत, अब जल के स्रोत का मतलब यह है बच्चों, ये जल जो है हमारा इतना जल 3/4 भाग में जो जल है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इसमें 4 प्रकार हैं: पृष्ठीय धरातलीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अब पृष्ठीय या धरातलीय जल देखिए यहाँ पर एक चित्र बना रखा है। ये लाइन जो है इसको आप धरातल मानिए, यानी कि भूमि की ऊपरी सतह मानिए। पृष्ठीय या धरातलीय का मतलब है भूमि की ऊपरी सतह मानिए। इस पर बहने वाली नदियां, झरने, तालाब, कुएं आदि जो भी इस धरातल पर उपस्थित हैं वो सब क्या कहलाएंगी? पृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाती हैं। ये इस रूप में आएंगी। ये स्रोत का ये वाला रूप हो गया।
दूसरा भूमिगत जल, यानी कि ये भूपृष्ठ के वो नीचे का भाग जो यहाँ जल है, भूपृष्ठ के नीचे, भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है, इसको हम कहते हैं भूमिगत जल। ये जल जो है वर्षा ऋतु में पानी रिस रिस करके भूमि के नीचे जाता है और यहाँ स्टोर होते हैं, यानी कि जमा होते रहता है। इसका भी हम प्रयोग करते हैं, हैंड पंपों द्वारा प्रयोग करते हैं, ट्यूबवेल द्वारा प्रयोग करते हैं, यानी कि नलकूपों द्वारा प्रयोग करते हैं। तीसरा है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल बच्चों देखिए, महासागरों में अन्य हमने जो उपयोग किया जल, वो पानी जब बह के जाता है इधर उधर खेतों में सिंचाई की, तो बहुत सारा जल महासागरों से, खेतों से वाष्पित होकर के कहा वायुमंडल में चले जाता है, और वायुमंडल में क्या रूप ले लेता है, बादल का रूप ले लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय जल कहते हैं। और यही जल फिर संघनित होकर के नीचे गिरता है, तो ये वायुमंडलीय तीसरा रूप हुआ। महासागरीय जल, महासागरीय जल तो अभी हमने कहा कि 96.5% भाग जो है कुल जल के आयतन का वो हमारे महासागरों में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, महासागरों में स्थित जो भी जल है उसको हम क्या कहेंगे, महासागरीय जल। इसमें एक बात और, जल जो है बच्चों हमारा नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य माने जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा संसाधन जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे है, देखिए जल महासागरों से, नदियों से या खेतों में सिंचाई की, उससे सब वाष्पित होकर के वायुमंडल में गया, और वायुमंडल में क्या रूप ले लिया, बादल। और यही बादल जब संघनित होते हैं, यानी कि छोटी छोटी वर्षा के रूप में फिर से कहाँ, धरातल पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। तो एक चक्र चल रहा है, यहाँ महासागरों से या धरती धरातल से वाष्पित होकर के जल वायुमंडल में गया, वायुमंडल से फिर वर्षा के रूप में धरातल पर आया। तो इस तरह ये चक्र चलते रहता है। तो ये एक जल चक्र भी हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन है। क्यों कहते हैं, तो ये आप जल चक्र को इसको समझा सकते हैं। ऐसा नवीकरण संसाधन क्यों कहते हैं, अगर प्रश्न आता है तो यही उसमें आप समझा सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों इसमें 2 प्रश्न करेंगे। जीवन में जल के महत्व का वर्णन किए, जल का क्या महत्व हमारे जीवन में, उसके बारे में लिखिए। दूसरा, जल के स्रोत क्या क्या है, जल के स्रोत क्या क्या है अभी आपको बताया है।